औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेडिसिन नॉलेज के हवाले से हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं, उन पर अपने कमेंट्स दे रहे हैं। और यही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो बेशक हमारे जो इनबॉक्स हैं या जो कमेंट बॉक्स हैं उनमें अपने कमेंट्स ड्रॉप करें, ताकि आपको जिन मेडिसिन के बारे में जानना आप चाहते हैं उसके बारे में हम आपको वीडियोस फराहम कर सकें। ख़वातीन हज़रात, आज बात करते हैं अल्प्राज़ोलाम के हवाले से। अल्प्राज़ोलाम बुनियादी तौर पे बेंजोडाज़ेपिन ग्रुप का एक ड्रग है, और जिस तरह के बेंजोडाज़ेपिन ग्रुप के बारे में आपको पता है कि ये बुनियादी तौर पे एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, स्लीप डिसऑर्डर के लिए और इसी तरह जो मुख्तलिफ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। सो इसके मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स हैं, और अल्प्राज़ोलाम जो है इनमें एक कॉमनली यूज्ड ड्रग है जिसका इस्तेमाल काफ़ी अरसे से होता चला आ रहा है, और बहुत से लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। सो आज मैं आपको बताता हूँ कि जो अल्प्राज़ोलाम है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इस बारे में आज की वीडियो आखिर तक देखिए। ख़वातीन और हज़रात, अल्प्राज़ोलाम जो है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये बेंजोडाज़ेपिन ग्रुप का एक ड्रग है, तो ये बेंजोडाज़ेपिन रिसेप्टर्स पे जाके ये एक्ट करता है, और इन बेंजोडाज़ेपिन रिसेप्टर पे एक्ट जब करता है तो उसकी वजह से आपके जो ब्रेन है उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स सब्सटेंसेस रिलीज होती हैं, जिस तरह सेरोटोनिन, डोपामीन, गैबा और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। सो ये बेंजोडाज़ेपिन्स इन चीज़ों का या इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो लेवल है वो बरकरार रखती हैं, और इस वजह से जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं, जिस तरह के एंजाइटी का मसला हो गया, सीवियर डिप्रेशन का मसला हो गया, या इसी तरह जो है तो मुख्तलिफ किस्म के जो साइकोटिक बिहेवियर्स होते हैं उनके मसाइल आ जाते हैं। या अगर कम से कम मसले की बात की जाए, सो जो इंसोमिया का मसला है यानी नींद ना आने का जो मसला है, उसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है। बेंजोडाज़ेपिन का इस्तेमाल अगर इंसोमिया के पेशेंट करते हैं तो बेंजोडाज़ेपिन की ब्यूटी ये है कि ये एक शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाज़ेपिन है जिसके हैंगओवर और साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होते। सो आप अगर बेंजोडाज़ेपिन्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें अगर अल्प्राज़ोलाम या मिडाज़ोलाम जो कि शॉर्ट एक्टिंग या ज़ोलपेडेम जो कि शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाज़ेपिन्स है, इनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये स्लीप इंड्यूसर्स हैं, आपको नींद जल्दी आ जाती है, और जब आप सुबह उठते हैं तो इनका जो इफ़ेक्ट होता है या हैंगओवर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। सो शॉर्ट टर्म जो इंसोमिया के पेशेंट्स होते हैं, किसी एंजाइटी की वजह से, किसी टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, उनको जब हम एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल स्टार्ट कराते हैं सो उसके साथ अल्प्राज़ोलाम ऐड कर देते हैं, और यही अल्प्राज़ोलाम जो है तकरीबन 2 हफ्ते तक उसके साथ जारी रखते हैं, ताकि जब तक उस दूसरी दवाई का यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है, जब तक वो अपना मैक्सिमम एक लेवल अचीव करती हैं और जब उसके इफेक्ट्स आते हैं, तब तक आपके पेशेंट की एंजाइटी जो है वो कम से कम हो और एक शॉर्ट एक्टिंग एजेंट के साथ उसकी एंजाइटी को कम किया जाए। सो इसके लिए अल्प्राज़ोलाम का इस्तेमाल तकरीबन 2 हफ्ते तक दूसरी दवाइयों के साथ कराया जा सकता है। प्रेफरेबली जब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जब ये अपना एक्शन स्टार्ट करती हैं तकरीबन 2 हफ्ते में, तो उस दौरान में आप बेंजोडाज़ेपिन वो पेशेंट की ट्रीटमेंट में से हटा सकते हैं। बेंजोडाज़ेपिन्स का इस्तेमाल लंबे अरसे के लिए वो मौजूद नहीं है, कुछ ही अरसे के लिए इसका इस्तेमाल कराना चाहिए और फिर स्विच ओवर हो जाना चाहिए जो मुख्तलिफ किस्म की सेफ ड्रग्स हैं उन पे। सो अल्प्राज़ोलाम जो है एज एक्यूट एंजाइटिक ड्रग आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एंजाइटी लेवल बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल होता है और बहुत जल्द कंट्रोल हो जाता है, और आपकी स्लीप की जो डिसऑर्डर्स हैं वो आराम से हल हो जाते हैं। लेकिन इसका लंबे अरसे तक इस्तेमाल जो है वो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं कर सकते। स्लीप डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर के अलावा जो है इसका इस्तेमाल डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में कराया जा सकता है, क्योंकि सीवियर डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं वो भी अक्सर औकात इंसोमिया का शिकार रहते हैं, उनको भी मुख्तलिफ किस्म की सोच आती है और इसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। सो नींद को कवर करने के लिए आप अल्प्राज़ोलाम का इस्तेमाल अपने सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट में करा सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं या जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, उनको जब एंटी साइकोटिक या इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल स्टार्ट कराया जाता है तो इनिशियली उसको कवर करने के लिए इसका अल्प्राज़ोलाम का इस्तेमाल भी साथ कराया जा सकता है कुछ अरसे के लिए, ताकि जब तक उनका इफेक्ट स्टार्ट हो तब तक अल्प्राज़ोलाम के इफेक्ट के अंडर आपका पेशेंट जो है कूल एंड काम रहे। जिस तरह मैंने बताया कि अल्प्राज़ोलाम एक बेंजोडाज़ेपिन है, कौन से मरीज़ ऐसे हैं जो अल्प्राज़ोलाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ख़वातीन हज़रात, जो मरीज़ क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का शिकार हैं
وہ بینزوڈازیپینز کا استعمال کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ احتیاط ان کو برتنی ہے، یا وہ مریض جو کہ اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں کہ ان کو مختلف قسم کی اینٹی ایپیلیپٹک دوائیاں، جو ایپیلیپسی کے مریض ہیں اگر وہ ایپیلیپسی کی دوائیاں لے رہے ہیں تو ان میں بھی غنودگی ہوتی ہے، اور بینزوڈازیپینز جو ہوتی ہیں اگر ان کو آپ ساتھ ایڈ کر لیں تو غنودگی بھی بڑھ سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح بینزوڈازیپین گروپ کا ایک خاصہ ہے کہ اس کے ساتھ خدا نخواستہ آپ کو رسپائریٹری جو فیلئر ہیں یا رسپائریٹری سپریشن ہے، رسپائریٹری سینٹرز آپ کے سپریس ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے تو رسپائریٹری ڈسٹریس میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ سو اس کی جو ڈوزج ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اس کو کس دوائی کے ساتھ آپ لے رہے ہیں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تاکہ آپ کو خدا نخواستہ اس کے جو لائف تھریٹننگ سائیڈ ایفیکٹ یعنی رسپائریٹری ڈسٹریس ہے اس کا آپ شکار نہ ہوں۔ دائمی لیور اور کڈنی کے جو مریض ہیں یوریمیا کے یا پھر کرونک لیور ڈیزیز کے، ان میں انکیفالوپیتھی کا خطرہ رہتا ہے، ان میں جو ہے تو بے ہوشی کا خطرہ رہتا ہے، اور انہی خطرات کے پیش نظر جو ہے تو بینزوڈازیپینز کا استعمال ہم ان لوگوں میں زیادہ نہیں کراتے۔ اس کے علاوہ بینزوڈازیپینز کا استعمال اگر آپ اینٹی سائیکوٹک ڈرگز کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے ڈاکٹر کو آپ کے ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بینزوڈازیپین کے سائیڈ ایفیکٹس جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کامن سائیڈ ایفیکٹ اس کا ڈراؤزینس ہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو بینزوڈازیپین گروپ سے ان کو ہائپر سینسٹیویٹی ہے، الرجی ہے، تو وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بینزوڈازیپین گروپس کا استعمال اگر زیادہ عرصے تک کیا جائے تو اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹس میں جو ہے تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو آپ کا برین ایکٹیویٹی ہے وہ کم لیول پہ آ جاتی ہے، آپ کو انسومنیا کے مسائل تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ڈیمینشیا کے مسائل، لیک آف کنسنٹریشن کے مسائل اور اس طرح کے مسائل سے جو ہیں تو آپ دوچار ہو سکتے ہیں۔ یا بینزوڈازیپین گروپس کا استعمال اگر زیادہ کیا جائے تو یہی بینزوڈازیپین گروپ جو ہے یہ پیشنٹس میں ڈپریشن کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ خواتین حضرات، جو بھی دوائیاں ہیں ان کا استعمال ڈیفینیٹلی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے، لیکن اینٹی سائیکوٹک ڈرگز اور جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں اور بینزوڈازیپینز ہیں یا سلیپ انڈیوسرز ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈاکٹر، اپنے سائیکیٹرسٹ، اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ سے آپ کا مشورہ انتہائی ضروری ہے۔ خواتین حضرات، بینزوڈازیپین گروپ کا الپرازولام ڈرگ جو ہے یہ پریگننسی میں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ سیویئر اینزائٹی ہو سو اس کی لو ڈوز جو ہے وہ پریگننسی میں استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزاریں گے، اور یہ معلومات جو ہیں تو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔